एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशियोलॉजी के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में। ये सीरीज आपका जीडीसी जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर एमपीपीएससी आरपीएससी सोशियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी आगामी दिनों में एग्जाम होने वाले सबके लिए काफी हेल्पफुल है। क्वेश्चन हम 25 डेली सॉल्व करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। ये क्लास डेली 9 PM पर होती है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जाति एक वन स्थिरीकरण प्रणाली है। कास्ट इज अ क्लोज्ड सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। यह विचार किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन बी आंद्रे बितेई, ऑप्शन सी है लुइस ड्यूमा और ऑप्शन डी है जीएस घुरे। तो बताइए, कास्ट इज अ क्लोज्ड सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन ये किसका मानना था? तो ये मानना था लुइस ड्यूमा का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी प्रमुख पुस्तक है होमो हायरार्की। होमो हायरार्की में इन्होंने ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया है। कथन दो दिया। संस्कृतिकरण हमेशा संरचनात्मक परिवर्तन लाता है। ऑप्शन ए दोनों सही है, ऑप्शन बी है दोनों गलत है, ऑप्शन सी एक सही है लेकिन दूसरा गलत है, ऑप्शन डी एक गलत है लेकिन दूसरा सही है। तो बताइए, संस्कृताइजेशन के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत, या कि दोनों स्टेटमेंट सही है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ये जो दोनों स्टेटमेंट दी है उसमें से एक सही और एक गलत। संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया, ये स्टेटमेंट सही है, पर संस्कृतिकरण हमेशा संरचनात्मक परिवर्तन लाता है, ये स्टेटमेंट गलत दी है। हमेशा जरूरी नहीं है कि स्ट्रक्चरल चेंज लाए, कभी कदार होता है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस आते, पर आप कहेंगे कि ऑलवेज हो, ये जरूरी नहीं। इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और संस्कृतिकरण पर काम किसने किया है? तो ये किया है आपके एम एन श्रीनिवास ने। किसने किया है? एम एन श्रीनिवास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में प्रमुख अनुसंधान विधि कौन सी प्रयोग की गई है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक विधि, ऑप्शन बी है तुलनात्मक विधि, ऑप्शन सी है सहभागी अवलोकन और ऑप्शन डी है सर्वेक्षण विधि। तो बताइए किसका प्रयोग किया गया है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में? साथ ही मुझे बताइएगा, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द को कॉइन किसने किया था? तो इसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का प्रयोग किया गया, सहभागी अवलोकन का। अगर पूछा जाए कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को कॉइन किसने किया था, तो ये किया था आपके हर्बर्ट ब्लूमर ने। हर्बर्ट ब्लूमर ने। और अगर पूछे कि इसके फादर कौन है, फादर या फाउंडर, इनमें से अगर कुछ पूछे तो ये होंगे आपके जीएच मीड। इस क्वेश्चन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये याद रखिएगा, फादर और फाउंडर आपके जीएच मीड है। और पर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म वर्ड कॉइन किसने किया था? तो ये कॉइन किया था हर्बर्ट ब्लूमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ज्ञान का समाचार सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज किस विद्वान से जुड़ा है? ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी है मैनहीम, ऑप्शन सी है पार्सन्स और ऑप्शन डी है दुर्खेम। तो बताइए, ज्ञान का समाचार सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज किस विद्वान से जुड़ा हुआ है? तो इस पर काम किया है कार्ल मैनहीम ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कार्ल मैनहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेबर के अनुसार मूल युक्त तर्क संगत क्रिया वैल्यू रैशनल एक्शन का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है लाभ अधिकतम करना, ऑप्शन बी है परंपरा का पालन करना, ऑप्शन सी है नैतिक मूल्यों से प्रेरित क्रिया और ऑप्शन डी है भावनात्मक प्रतिक्रिया। तो बताइए, मूल्य युक्त तर्क संगत क्रिया का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है नैतिक मूल्यों से प्रेरित क्रिया, एक्शन गाइडेड बाय एथिकल वैल्यूज। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति वैधता के बिना भी हो सकती है। ये आपका असर्शन ए दिया है। रीजन इसका दिया है आर, वैधता आज्ञा पालन के लिए नैतिक विश्वास पर आधारित होती है। ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है और ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति वैधता के बिना भी हो सकती है। वैधता आज्ञा पालन के लिए नैतिक विश्वास पर आधारित होती है, क्योंकि वैधता आज्ञा पालन, अगर कोई भी स्टेटमेंट आए तो आप उसमें क्योंकि या बिकॉज जोड़कर देख लिया कीजिए, क्योंकि और इंग्लिश में बिकॉज। तो आपका अगर स्टेटमेंट बन रहा है तो ये असर्शन और रीजन करेक्ट है और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुर्खिम ने आत्महत्या को सामाजिक तथ्य माना है। रीजन दिया है, आत्महत्या की दरें समाज में सामाजिक एकीकरण से प्रभावित होती हैं। ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है। दुर्खिम की जो पुस्तक थी सुसाइड, वो बताइए किस ईयर में आई थी, कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी आप लोग बताइएगा। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट दी है दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रही हैं। दुर्खिम ने आत्महत्या को सामाजिक तथ्य माना था क्योंकि आत्महत्या की दरें समाज में सामाजिक एकीकरण से प्रभावित होती हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी जो पुस्तक आई थी उसका नाम था द सुसाइड। ये पुस्तक आई थी 1897 में। कब आई थी? 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं और उनके थिंकर्स दिए हैं, आपको मैच करना है। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की किसका सिद्धांत है? एनोमी, संस्कृताइजेशन और लेटेंट फंक्शन। मैच कीजिए। तो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, इसकी बात कौन करते हैं? रॉबर्ट मिचेल करते हैं। तो ए का हो जाएगा हमारा 3। एनोमी की बात कौन करता है? तो ये करते हैं आपके इमाइल दुर्खिम। बी का हो जाएगा हमारा 1। संस्कृताइजेशन, ये थ्योरी दी है आपका संस्कृताइजेशन एम.एन. श्रीनिवास ने। तो बी का हो जाएगा हमारा 1, सी का हो जाएगा हमारा 4 और डी का हो जाएगा लेटेंट फंक्शन और मैनिफेस्ट फंक्शन की बात कौन करते हैं? रॉबर्ट के मर्टन। डी का हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पर 2 हो जाएगा। 3 2 4 1 किस ऑप्शन में है? ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की की बात करते हैं रॉबर्ट मिचेल। एनोमी की बात इमाइल दुर्खिम। संस्कृताइजेशन एम.एन. श्रीनिवास का कॉन्सेप्ट और लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन की बात करते हैं आर के मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेट जरा मैं नंबरिंग करना भूल गई। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन 1 दिया पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था मूल सहमति पर आधारित होता है। कथन 2 दिया सामाजिक व्यवस्था मुख्यतः संघर्ष द्वारा बनी रहती है। ऑप्शन ए दोनों सही है, ऑप्शन बी दोनों गलत है, ऑप्शन सी एक सही है लेकिन दूसरा गलत है, ऑप्शन डी एक गलत है लेकिन दूसरा सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक सही है पर दूसरा गलत स्टेटमेंट है। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था मूल सहमति पर आधारित होती है। पार्सन व्यू सोशल ऑर्डर एज अ बेस्ड ऑन वैल्यू कंसेप्ट्स। सामाजिक व्यवस्था मुख्यतः संघर्ष द्वारा बनी रहती है, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स के अनुसार विचारधारा शासक वर्ग के हितों को प्रतिबंधित करती है। रीजन दिया शासक वर्ग उत्पादन के साधनों को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है पर आर बी की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है और ऑप्शन बी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए आर दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। मार्क्स के अनुसार विचारधारा शासक वर्ग के हितों को प्रतिबंधित करती है क्योंकि शासक वर्ग उत्पादन के साधनों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको आंसर तो दिख ही रहा है। डबल हर्मेटिक्स की अवधारणा किसने दी है? तो ये दी है आपके
एंथोनी गिडेंस ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सूक्ष्म स्तर का सिद्धांत है। कथन दो दिया, या सामाजिक संरचना की अनदेखी करता है। ऑप्शन ए दोनों सही है, ऑप्शन बी दोनों गलत है, ऑप्शन सी एक सही है लेकिन दूसरा गलत, और ऑप्शन डी है एक गलत है लेकिन दूसरा सही है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक सही है पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सूक्ष्म स्तर का सिद्धांत है, माइक्रो लेवल थ्योरी है, पर यह सामाजिक संरचना की अनदेखी करती है, इसको इग्नोर करती है, ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट और उनके राइटर्स दिए हैं, आपको मैच करना है। लिटरेरी ट्रेडिशन, बुक व्यू ऑफ कास्ट, सेकुलराइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन, मैच कीजिए आप लोग। तो लिटिल ट्रेडिशन, इसकी बात कौन करते हैं, इसकी बात करते हैं रॉबर्ट रेडफिल्ड। तो ए का हो जाएगा हमारा 3। फिर है बुक व्यू ऑफ कास्ट, इसकी बात कौन करता है, जीएस घुरियर, पाठीय दृष्टिकोण, पी का हो जाएगा हमारा 2। सेकुलाइजेशन, इसकी बात कौन करते हैं, ये बात धर्म निरपेक्षीकरण, इसकी बात करते हैं योगेन सिंह, सी का हो जाएगा हमारा 1। और वेस्टर्नाइजेशन मतलब पश्चिमीकरण, इसकी बात करते हैं आपके एम.एन. श्रीनिवास, तो डी का हो जाएगा हमारा 4। 3214, 3214 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेबर ने पूंजीवाद के विकास को धर्म से जोड़ा है। रीजन दिया है, प्रोटेस्टेंट नैतिकता ने तर्कसंगत आर्थिक आचरण को प्रोत्साहित किया है। ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है पर आर गलत है, ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए आर दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। वेबर ने पूंजीवाद के विकास को धर्म से जोड़ा है क्योंकि प्रोटेस्टेंट नैतिकता ने तर्कसंगत आर्थिक आचरण को प्रोत्साहित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसंधान में ऑपरेशनलाइजेशन का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए सिद्धांत का निर्माण करना, ऑप्शन बी है अवधारणा को मापनीय चर में बदलना, ऑप्शन सी है नमूना चयन करना, और ऑप्शन डी है डेटा विश्लेषण करना। तो बताइए जो रिसर्च होती है उसमें ऑपरेशनलाइजेशन शब्द का यूज किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है अवधारणा को मापनीय चर में बदलना, कन्वर्टिंग कॉन्सेप्ट इनटू मेजरेबल वेरिएबल्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहभागी अवलोकन गुणात्मक शोध की प्रमुख विधि है। कारण दिया, या शोधकर्ता को अध्ययन समूह के साथ घनिष्ठ संपर्क देता है। ऑप्शन ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है, और ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सहभागी अवलोकन गुणात्मक शोध की प्रमुख विधि है क्योंकि यह शोधकर्ता को अध्ययन समूह के साथ घनिष्ठ संपर्क देता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में सही संबंध क्या है। ऑप्शन ए उच्च रिलायबिलिटी, उच्च वैलिडिटी हमेशा होगी। ऑप्शन बी है उच्च वैलिडिटी होगी तो उच्च रिलायबिलिटी होगी। ऑप्शन सी है उच्च रिलायबिलिटी बिना वैलिडिटी हो ही नहीं सकती, और ऑप्शन डी है दोनों समान होते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। विश्वसनीयता और वैधता के संबंध में, रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता और वैलिडिटी मतलब वैधता। तो इसका सही आंसर वो है ऑप्शन सी, रिलायबिलिटी बिना वैलिडिटी के हो सकता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्राइगुलेशन का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए इसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणीकरण।
ऑप्शन ए नमूना बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी निष्कर्षों की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी समय बचाने के लिए और ऑप्शन डी त्रुटि बढ़ाने के लिए। तो बताइए ट्राइबुलेशन विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका काम होता है निष्कर्षों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, टू एनहांस क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्नोबॉल सैंपलिंग विशेष रूप से किस अध्ययन में उपयोगी होती है? ऑप्शन ए समान जनसंख्या में, ऑप्शन बी है छिपी हुई आबादी में, ऑप्शन सी ग्रामीण समुदाय में और ऑप्शन डी औद्योगिक श्रमिक में। तो बताइए स्नोबॉल सैंपलिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है हिडन पॉपुलेशंस के अध्ययन में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरणीय संकट आधुनिकता का परिणाम है। ये कथन एक है। कथन दो दिया, पारंपरिक समाज पर्यावरण के प्रति अधिक विनाशकारी होते हैं। ऑप्शन ए है दोनों सही है, ऑप्शन बी है दोनों गलत है, ऑप्शन सी है एक सही है पर दूसरा गलत है, ऑप्शन डी एक गलत है पर दूसरा सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक सही है पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आप ये नहीं कह सकते कि जो परंपरागत समाज था, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, वो पर्यावरण के लिए विनाशकारी थी। पर स्टेटमेंट वन जो दिया पर्यावरणीय संकट आधुनिकता का परिणाम है, ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास का मुख्य तत्व क्या है? ऑप्शन ए आर्थिक विकास को रोकना, ऑप्शन बी है वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं में संतुलन बनाना, ऑप्शन सी है औद्योगिकीकरण समाप्त करना और ऑप्शन डी है जनसंख्या नियंत्रण करना। तो बताइए सतत विकास का क्या काम होता है? तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं में संतुलन बनाना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन पहला दिया है विज्ञान सामाजिक रूप से तटस्थ नहीं है। कारण दिया है वैज्ञानिक ज्ञान सामाजिक संदर्भ में उत्पन्न होते हैं इसलिए। ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है और ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए आर दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। विज्ञान सामाजिक रूप से तटस्थ नहीं है क्योंकि वैज्ञानिक ज्ञान सामाजिक संदर्भ में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनेशन प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद का मुख्य दावा क्या है? ऑप्शन ए समाज तकनीक को नियंत्रित करता है, ऑप्शन बी तकनीक समाज को आकार देती है, ऑप्शन सी है दोनों स्वतंत्र होते हैं और ऑप्शन डी दोनों संस्कृति तकनीक को रोकती है। तो बताइए प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद के संबंध में कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो इसका मानना था कि तकनीक समाज को आकार देती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिजिटल डिवाइस से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए तकनीकी नवाचार, ऑप्शन बी है सूचना तक आसान पहुंच, ऑप्शन सी है साइबर अपराध और ऑप्शन डी है डिजिटल लोकतंत्र। तो बताइए डिजिटल डिवाइस से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब होता है सूचना तक आसान पहुंच। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी मतलब विज्ञान प्रौद्योगिकी और समाज का मुख्य फोकस क्या है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक खोज मात्र है, ऑप्शन बी तकनीक का तकनीकी अध्ययन है, ऑप्शन सी विज्ञान तकनीक और समाज के बीच पारस्परिक संबंध बनाना है और ऑप्शन डी औद्योगिक उत्पादन करना है। तो बताइए विज्ञान प्रौद्योगिकी और समाज का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका फोकस है विज्ञान तकनीक और समाज के पारस्परिक संबंध को मजबूत बनाना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन है। एम एन श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित संस्कृतिकरण की प्रमुख विशेषता क्या है?
ऑप्शन ए सामाजिक समानता की स्थापना, ऑप्शन बी उच्च जाति की प्रथाओं का अनुकरण, ऑप्शन सी है आर्थिक क्रांति और ऑप्शन डी है राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण। तो बताइए एम एस श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण का जो कॉन्सेप्ट दिया था उसका मतलब क्या है। तो इसमें क्या होता है, निम्न जाति के लोग उच्च जाति के प्रथाओं का अनुकरण करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इमिटेशन ऑफ अपर कास्ट प्रैक्टिसेस। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन आप मुझे देना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।